हेलो एवरीबॉडी, आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। So let us start with our question number 1. So question number 1 says define vital capacity and what is its significance। तो vital capacity है क्या? तो ये एक्चुअली हमारी लंग्स की कैपेसिटी है, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो vital capacity हमारे लंग्स की कैपेसिटी है जब हम एक बार फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं, ठीक है। जो हम नॉर्मल इनहेल एक्सहेल जो हमारा चलता रहता है वो नहीं, व्हेन वी फोर्सफुली एक्सहेल, एक्सपिरेशन होता है, ठीक है। तो उसके बाद जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम अंदर लेते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। सो द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, सो दैट इज कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी। सिग्निफिकेंस क्या है? तो देखो, प्राणायाम क्यों करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा आए, है ना, ऐसे एनर्जी आए, है ना। तो एनर्जी आती है मतलब कि हम बहुत ज़्यादा, हम क्या कर रहे हैं, हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो फोर्सफुल एक्सपिरेशन से बाहर निकाल दे रहे हैं। और अब क्योंकि हमने फोर्सफुली एक्सहेल किया है, अब हम इनहेल भी ज़्यादा करेंगे, है ना। तो जब हम इनहेल करेंगे तो बहुत सारी ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स में आएगी, और अब ये ऑक्सीजन जो है वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चली जाएगी, और क्या होगा, ये ऑक्सीजन यूज़ होगी और हमें क्या मिलेगी, भरपूर एनर्जी मिलेगी, ठीक है। सो दैट इज़ द सिग्निफिकेंस। फर्स्ट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रेश एयर इज टेकन इन एंड प्रोवाइडेड टू द सेल्स, ठीक है। अब ऑक्सीजन अंदर ली है तो ऐसा तो होगा नहीं कि लंग्स में रहेगी, हमारे डिफरेंट सेल्स तक वो पहुंच जाएगी। देन मोर एनर्जी इज़ अवेलेबल टू द बॉडी, बहुत सारी एनर्जी हमारी बॉडी को मिलेगी, बहुत सारी ऑक्सीजन जब जाएगी सेल्स में तो वहाँ पर एनर्जी अब रिलीज़ होगी, ठीक है। सेल्स अपना काम करेंगे और खूब सारी एनर्जी देंगे हमें, राइट। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। Now the question number 2. So question number 2 says state the volume of air remaining in the lungs after normal breathing। तो हमें बताना है कि जब हम नॉर्मली ब्रीथ करते हैं, ठीक है, नॉर्मली इनहेल एक्सहेल चल रहा है, तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अब जैसे अगर मैं अभी बात भी कर रही हूँ तो मैं इनहेल और एक्सहेल तो कर रही हूँ, ठीक है, मतलब एफर्ट नहीं लग रहा है बट आई एम डूइंग इट। तो फिर भी मेरे जब मैं एक्सहेल कर भी रही हूँ, नॉर्मली जब मैं एक्सहेल कर भी रही हूँ, स्टिल देयर इज सम अमाउंट ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन माई लंग्स एंड दैट इज कॉल्ड एज FRC। व्हाट इज इट? दैट इज functional residual capacity. So it is called as functional residual capacity. So it is the volume of air that remains in lungs after normal expiration. तो अगर हम FRC की बात करें, so it is equal to, ठीक है, I am writing it in short, so FRC is equal to ERV, that is expiratory reserve volume plus reserve volume, ठीक है। तो नॉर्मली जो मैंने एक्सहेल किया, ठीक है, जब मैं नॉर्मल मेरी ब्रीदिंग चल रही है और उस टाइम जितना अमाउंट ऑफ एयर जो है मैंने एक्सहेल किया, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड व्हाट इज द अमाउंट? सो दिस इज 1500, ठीक है, मतलब 1000 to 1500 समथिंग लाइक दिस, ऐसा ही रहता है। व्हाट इज इट? ml इन मिलीलीटर्स। वहीं पर है रिजर्व वॉल्यूम। अब कुछ अमाउंट ऑफ एयर है जो मेरे अंदर भी रह गया है ना, कुछ तो है, सारा तो नहीं गया है बाहर। सो दैट इज द रिजर्व वॉल्यूम। सो इट इज ऑल्सो अराउंड 1500 ml, और यू कैन से जैसे 1000 से 1500 ही होता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट FRC, दैट इज द फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये जो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम है, इट रेंजेस फ्रॉम 2500 मिलीलीटर्स टू 3000 milliliters, ठीक है। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड आवर लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। Now coming on to our question number 3. So question number 3 says diffusion of gases occur in alveolar region only and not
इन द अदर पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। वाई? तो हमने जब रेस्पिरेशन, जब हम पढ़ना भी शुरू किया था छोटी क्लासेस से, तो हमने यही पढ़ा था कि जो गैसियस एक्सचेंज है ना वो एल्वियोलाई में होता है। तो एल्वियोलाई कहाँ होते हैं सबको पता है। अगर ये हमारा ट्रैकिया है, ठीक है, ये हुआ है डिवाइड 2 पार्ट्स में। अब यहाँ भी फर्दर ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं और इनके एंड में हमें क्या देखने को मिलते हैं, ऐसे छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे, राइट। सो बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे व्हाट डू यू कॉल देम, दे आर द स्मॉल सैक्स दैट आर प्रेजेंट। और ये जो सैक्स होते हैं दे समथिंग लुक लाइक दिस, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं। और ये बहुत ही पतली मेम्ब्रेन होती है। दे हैव अ वेरी थिन मेम्ब्रेन, मतलब इवन 1 मिलीमीटर से भी कम थिकनेस होती है इस मेम्ब्रेन की। अब इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर क्योंकि मेम्ब्रेन थिन है, और दूसरा यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो एल्वियोलाई होते हैं ना, दे आर लाइंड बाय दीज ब्लड वेसल्स, मतलब इनके आसपास ना एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। अब अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो वो भी बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है, और इन दोनों के बीच अगर ये मेरा एक एल्वियोलाई है, ठीक है, ये मेरी एक ब्लड वेसल जा रही है, तो इसके बीच में ना एक बस छोटा सा एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, मतलब एक छोटा सा एक गैप होता है, दैट्स इट, ठीक है। अब इस गैप से ही क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज हो जाता है दोनों, मतलब दे आर नॉट टचिंग ईच अदर बट देयर इज अ स्मॉल लिटिल गैप दैट इज प्रेजेंट बिटवीन एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन एंड द ब्लड वेसल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि दोनों ही जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, इसे हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज एंडोथेलियल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो दिस इज एंडोथेलियल मेम्ब्रेन, राइट। तो ये जो मेम्ब्रेन है, बिकॉज इट इज़ वेरी थिन, इट अलाउज द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब जब हम एयर अंदर ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से बहुत सारी एयर अंदर जाती है विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स में ब्लड आया हुआ है ना, इट इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो यहाँ से एंटर हो रहा है, सो दिस इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो क्या होगा, यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ हो जाएगी इनटू द ब्लड वेसल, और इन टर्न यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ चली जाएगी, इनटू द एल्वियोलाई। सो दिस इज हाउ दिस एक्सचेंज हैपन्स, राइट। और फाइनली जो ब्लड वेसल अब आगे की तरफ लंग्स की तरफ जा रही हैं, वो क्या होंगी, दे विल हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ये नहीं बोल सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है। क्लियर। सो अब अगर हम ये थिन मेम्ब्रेन की बात करें और एल्वियोलाई के आसपास हम ब्लड वेसल्स का एक्सटेंसिव नेटवर्क की बात करें, तो ये चीज़ ना हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के किसी और जगह पे देखने को मिलती ही नहीं है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या 2 चीज़ें मेंशन करनी है। पहली चीज़ आपको मेंशन करनी है कि इनकी जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यू कैन से इनकी जो लाइनिंग है, किसकी, एल्वियोलाई की जो लाइनिंग है, इट इज़ वेरी थिन। ये जो मेम्ब्रेन है ये बहुत ही ज़्यादा थिन है, इट इज़ इवन लेस देन अ मिलीमीटर, ठीक है। और दूसरा क्या है, दे हैव एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड देम, ठीक है। तो इनके आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, तो ईजिली डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो भी हो जाता है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई जो डिफ्यूजन है गैसेस का वो सिर्फ एल्वियोलर रीजन में होता है और ना ही किसी और रीजन में रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज व्हाट आर द मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। तो 3 तरीके हैं, याद रखना, सिर्फ 3 हैं, एटलीस्ट 12th तक 11-12 तक तो 3 ही है, ठीक है। तो सबसे पहला है डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। तो अराउंड 5 to 10% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स डिजॉल्व्ड इन द प्लाज्मा एंड इट इज़ ट्रांसपोर्टेड। तो वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर सिंपल सॉल्यूशन बनाता है और वो ट्रैवल होता है इन आर ब्लड, ठीक है।
दूसरा है इन एज अ कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। तो हमें पता है हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जो हमारे ब्लड में है, और इसकी अफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा है। तो क्या करता है, ये एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है। एक हीमोग्लोबिन का प्रोटीन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, जैसे कि ये हैं हमारे टिश्यूज़, ठीक है, और ये हैं हमारी लंग्स। अब अगर ऐसा हो जाए कि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का है वो ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो क्या होगा, जैसे कि टिश्यूज़ में होता है। अब टिश्यूज़ में होता है कैटाबॉलिज्म, तो यहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाता है। वहीं पर लंग्स में जो, क्योंकि हम इनहेल करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही हमने इनहेल किया तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है इनसाइड आर टिश्यूज़, तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसने ऑक्सीजन को पकड़ के रखा था, ठीक है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये कुछ जो हीमोग्लोबिन है वो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कर लेगा, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब एक अनस्टेबल सा कंपाउंड बना लेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो साइड में खड़े होके देखते रह जाएगी कि हीमोग्लोबिन तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले गया, ठीक है। अब सो दिस इज कॉल्ड एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। सो दिस इज हाउ like around 20 to 25% of carbon dioxide is transported in our body. अब है लास्ट, दैट इज द 70%। अगर मैं 70% की बात करूं तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयंस। तो भाई ये कैसे होता है, अब अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है, ठीक है। फ्लूइड है तो मतलब पानी तो है, इतना तो हमें पता है, और खूब सारा पानी है, तभी तो फ्लो कर पा रहा है, राइट। तो उस केस में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि ये बहुत सारा है टिश्यू के लेवल पर, ठीक है, तो ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है और यहाँ पर जाके जो पानी है उसके साथ रिएक्ट कर जाती है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। सो रिमेंबर द नेम ऑफ दिस एंजाइम, ठीक है, ये यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर जगह कम है ना, इसलिए आई हैव डिफिकल्टी इन राइटिंग, ठीक है। तो इट विल फॉर्म H2CO3, तो H2CO3 बन गया। अब ये भी डिसोसिएट हो जाता है इनटू आयंस, दैट इज H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव आयंस। तो इन आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे आप देख रहे हो ये टिश्यू लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड था, ये ब्लड के अंदर आया, कुछ प्लाज्मा के साथ मिक्स हो गया, ठीक है। सो 5 to 10% जो है वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो गया, ठीक है। उसके सिवा 20 to 25% जो है उसका क्या हुआ, वो हीमोग्लोबिन के साथ चला गया और 70% ने आयंस बना लिए, राइट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज what will be the partial pressure of oxygen and carbon dioxide in the atmospheric air as compared to alveolar air। तो अगर हम एटमॉस्फेयर की एयर को देखें और एल्वियोलाई में जो एयर है उसको देखें तो हमें बताना है कि एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो कैसा होगा, ठीक है। तो देखो जब हमने ब्रीद इन किया, अब एल्वियोलाई में क्या हुआ, गैसियस एक्सचेंज हुआ। अगर ये एल्वियोलाई है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो एल्वियोलर एयर में आ गया और यहाँ से ऑक्सीजन निकल के जो साथ में ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर चला गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो पार्शियल प्रेशर है एल्वियोलर एयर में वो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन का कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऑपोजिट कहाँ होगा, एटमॉस्फेरिक एयर में, राइट। तो मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर कम है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर, ठीक है, कहाँ पर, एल्वियोलर एयर में।
वहीं पर अगर मैं एटमॉस्फेरिक एयर की बात करती हूँ तो यहाँ इसके कंपैरेटिवली अगर हम एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसको देखें तो वहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कैसा है, कम है। ठीक है, तो ये जो हम पार्शियल प्रेशर्स की बात कर रहे हैं ये हम करेंगे जब यहाँ पर एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज हो चुका है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट 2 is going to be the correct option. Now the question number 6. So question number 6 says that explain the process of inspiration under normal conditions. तो जो हम ब्रीद इन करते हैं ना नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है, तो ठीक है, सो अंडर दीज नॉर्मल कंडीशंस जो इन्हेलेशन का एक प्रोसेस है हवा अंदर लेने का, सो वो कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें कहीं पर भी हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस या कुछ नहीं बताने वाले हैं, यहाँ पर हम चेस्ट कैविटी में के मूवमेंट से कैसे हवा अंदर जाती है हमारे अंदर, हम वो बात करेंगे। ठीक है, तो जब हम इंस्पायरेशन की बात करते हैं कि हवा अंदर जा रही है तो वहाँ पर कुछ मसल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें सबसे पहला है डायाफ्राम। डायाफ्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू प्ले ओवर हियर। दूसरा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जो थर्ड है दैट इज एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, सो एब्डोमिनल मसल्स। तो ये तीन जो है ना, इन तीनों की मदद से जो हवा है वो बाहर की एयर से हमारे लंग्स के अंदर जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब लंग्स जब हमें इनहेल करना होता है तो उस टाइम क्या होता है, जो हमारा डायाफ्राम है ना वो एकदम क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वो फ्लैट हो जाता है। तो अदरवाइज़ ये शेप होती है और फिर ये थोड़ा फ्लैट शेप में आना शुरू कर देता है। सो डायाफ्राम जो कि सबसे नीचे है, जो हमें फील होता है, सो दैट इज़ द डायाफ्राम। ठीक है, सो इट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्लैटन हो जाएगा। फ्लैटन होने से यहाँ पर ये जो स्पेस है लंग्स के अंदर ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब लंग्स के अंदर का स्पेस क्या होगा, बढ़ गया। ठीक है, तो ज़्यादा एयर अंदर आ पाएगी, राइट। तो जब ये स्पेस बढ़ेगा वहीं पर जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो क्या करेंगी, वो रिब्स और स्टर्नम को रेज कर देंगी। तो जैसे जब हम इनहेल करते हैं सो वी फील कि हमारी चेस्ट कैविटी जो है वो बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, हमारा सीना चौड़ा हो रहा है, राइट। सो कौन हेल्प कर रहा है यहाँ पर, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो यहाँ पर रिब्स और स्टर्नम जो है वो रेज्ड पोजीशन में आ जाएंगे। तो इन दोनों के, एक के फ्लैट होने से और एक के रेज होने से जो वॉल्यूम है ना चेस्ट कैविटी का वो बढ़ जाएगा। तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द प्रेशर इनसाइड आवर लंग्स। तो बाहर से फटाफट से एयर जो है वो रश कर जाएगी इनटू आवर लंग्स। वहीं पर एब्डोमिनल मसल्स क्या करेंगी, अब जब ये डायाफ्राम जो है ये फ्लैट हो रहा है तो भाई ऐसा तो है नहीं कि डायाफ्राम है और नीचे थोड़ा उन्होंने खाली स्पेस छोड़ के रखा है कि जब इनहेल करना है तो जगह चाहिए डायाफ्राम को। सो नो, इट इज़ बेसिकली वहाँ पर क्या है, नीचे एब्डोमेन है। ठीक है, तो एब्डोमिनल मसल्स जो है ना वो थोड़ी सी रिलैक्स कर जाती हैं और रिलैक्स होने से जो हमारे अंदर एब्डोमेन में जो ऑर्गन्स हैं, बाकी ऑर्गन्स हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो क्या कर जाएंगी, रिलैक्स कर जाएंगी। तो डायाफ्राम के फ्लैट होने से, इंटरकोस्टल मसल्स के रिब्स और स्टर्नम को रेज करने से और एब्डोमिनल मसल्स के रिलैक्स होने से क्या होता है, जो वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी का वो बढ़ जाता है, प्रेशर लंग्स में कम हो जाता है और एयर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ को रश कर जाती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इंस्पायरेशन हैपन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज रेस्पिरेशन रेगुलेटेड। तो अब हमें एक चीज़ पता है कि अगर हमारे बॉडी में अगर हम ब्लड की बात करें, हम कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात करें, हम ब्लड प्रेशर की बात करें, या खाना कौन सी चीज़ कहाँ पर चाहिए, ठीक है, मतलब जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड है वो कैसे फूड
एब्जॉर्ब हो रहा है, कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है, कहाँ पर वो जाके यूज़ हो रहा है, कैसे ब्लड उसको लेकर जा रहा है। तो हर एक चीज़ हमारे, हर एक प्रोसेस, हर एक स्टेप रेगुलेटेड है हमारी बॉडी में। उसी तरह रेस्पिरेशन, इफ़ इट इज़ अ इनवॉलेंट्री प्रोसेस देन ऑल्सो इट इज़ रेगुलेटेड, ठीक है, हमें पता नहीं चलता है बट इट इज़ रेगुलेटेड। और इस सारे काम के लिए जो एक पार्ट है हमारी बॉडी में, दैट इज़ द ब्रेन। तो ब्रेन हर चीज़ को रेगुलेट करता है। तो अगर हम ब्रेन में देखें तो ब्रेन में एक रीजन है दैट इज़ मेड्यूला रीजन। ये हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, कब ज़्यादा ब्रीथ करना है, कब कम करना है, कब नॉर्मल ब्रीथ करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेड्यूला रीजन जो है वो रेगुलेट करता है। वहीं पर एक और सेंटर है दैट इज़ इन पॉन्स, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो इन आवर ब्रेन, ठीक है। सो इट हैज़ ए न्यूमेटिक सेंटर, और ये जो है ये रिदम, जो हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है दैट इज़ मेड्यूला, इसकी फंक्शनिंग को ऑल्टर कर सकता है, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा है कि अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन इज जस्ट नॉट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की हवा अंदर ली और हवा बाहर निकाल दी और ख़त्म। नो, इट इज़ वे मोर देन दैट, ठीक है। यहाँ पर गैसेस का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, गैसेस कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही हैं। फिर अब जब मान लो लंग्स से ऑक्सीजन टिश्यूज़ में गई, टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई है टिश्यूज़ में, अब ये वापस से कहाँ पर आ जाएगी, ये ब्लड में आ जाएगी। तो ब्लड में क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ चुका है जो कि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने एक ट्रांसपोर्ट मेथड पढ़ा था जहाँ पर हमने देखा था कि H2O वाटर विल कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट विल फॉर्म एक अनस्टेबल कंपाउंड दैट इज H2CO3 विच एक्चुअली ब्रेक्स इनटू आयंस, और ये आयंस की फॉर्म में हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, हमने ये पढ़ा था। अब हमारे ब्लड में जब ये आयंस का लेवल है ना, ये बढ़ जाता है, तो दैट इज़ अ पॉइंट जहाँ पर हमारा जो रिदम सेंटर है, जो रेस्पिरेशन रिदमिक सेंटर है, वो एक्टिवेट होता है। वो सिग्नल भेजता है कि अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, आयंस बढ़ चुके हैं, तो इसको, ये सारे आयंस को बाहर निकालो और बाहर से फ्रेश एयर लेकर आओ, ठीक है। तो हमारे पास है कुछ कीमो सेंसिटिव एरिया है, एरोटिक आर्क है, कैरोटिड आर्टरी है। तो ये क्या है, दीज आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे आर ऑल्सो सेंसिटिव टू व्हाट, दे आर सेंसिटिव टू H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही ये जो एरियाज़ हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे और ये सिग्नल पास करेंगे हमारे रिदम, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है कि इनहेल करना है, इंस्पिरेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर लेनी है और हवा को बाहर भी निकालना है हमारी बॉडी से। सो ऑल ऑफ दैट इज़ रेगुलेटेड बाय आवर ब्रेन, और ब्रेन में भी मेड्यूला एंड न्यूमेटिक सेंटर विच इज़ इन पॉन्स, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, सो क्वेश्चन नंबर 8 says what is the effect of partial pressure of carbon dioxide on oxygen transport। तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करता है। तो वहीं पर देखो दो जगह हैं जहाँ पर इनका जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, एक तो हैं लंग्स, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा टिश्यू लेवल, राइट। तो ये दो चीज़ें हैं। अब अगर हम लंग्स की बात करें ना, तो लंग्स में जब हम इनहेल करते हैं तो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो बहुत ज़्यादा होता है, और वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है। अब जब ये ब्लड के थ्रू ये ऑक्सीजन टिश्यूज़ तक पहुँचती है तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है और इन टर्न कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जनरेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब इस पार्शियल प्रेशर से, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर से क्या फ़र्क पड़ता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को, तो जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर
कम होगा। तो वहाँ पर क्या होगा, हमें पता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है, लेकिन जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पर ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये क्या हो जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करेगा और ऑक्सीजन को उससे दूर कर देगा। ठीक है, सो दिस विल व्हाट विल हैपन, अब यहाँ पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है हीमोग्लोबिन। ठीक है, टिश्यू से जब लंग्स तक ब्लड जा रहा है तो हीमोग्लोबिन इज मेजरली कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरा जब हम लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स में क्या है भाई, हमने हवा अंदर ली है, फ्रेश एयर, ऑक्सीजन रिच एयर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है, वो ऑक्सीजन को बाइंड करेगा और इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड ये लेकर आया था, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगी, ये एल्वियोलर एयर में चली जाएगी और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, वहीं पर हाई लेवल्स ऑफ partial pressure of carbon dioxide and low partial pressure of oxygen in tissues will promote the dissociation of oxygen from oxyhemoglobin। ठीक है, तो जब भी आप पार्शियल प्रेशर्स की बात करते हो, लंग्स और टिश्यूज़ को अलग अलग बनाओ और उनमें क्लियरली लिख दो कहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, कहाँ पर कम होती है, कहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, कहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज दैट व्हाट हैपेंस टू रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन अ मैन गोइंग अप हिल। तो जब हम ना पहाड़ों पे चढ़ने की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि जब हम चढ़ रहे होते हैं, जैसे जैसे हमारा ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, ठीक है, सी लेवल से हम ऊपर जाते जाते हैं, तो क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर सी लेवल लिखूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक हिल की बात करूँ, ठीक है, मतलब से 10,000 मीटर अबव द सी लेवल। ठीक है, तो इतने ऊपर हैं हम, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कम होगा एज़ कंपेयर टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट सी लेवल। ठीक है, तो अब देखो, अब ऑक्सीजन कम है तो आप क्या करोगे, हमने वो भागने वाला क्वेश्चन बहुत बार किया है ना छोटी क्लासेस में, कि जब हम भागते हैं तो क्यों हम तेज़ तेज़ सांस लेते हैं, तो बिल्कुल मतलब वैसा ही आंसर हमारा यहाँ पर है। तो होता क्या है कि जैसे हम ऊपर जाएंगे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, ऑक्सीजन जो है वो कम होती जाएगी। जब ऑक्सीजन कम होगी तो हमारी बॉडी क्या करेगी, जब हम ब्रीद करेंगे तो हमारी बॉडी जल्दी 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 रैपिडली ब्रीद करना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारे सेल्स जो हैं वो एनर्जी रिलीज़ नहीं कर पाएंगे, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, तो उस केस में जैसे ही हम ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, तो उससे क्या होगा, जो एक इंसान है वो फास्टर ब्रीथ करना शुरू करेगा, सो एज टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट्स ओन बॉडी। अपनी ही बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए रैपिड फास्टर ब्रीदिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो दिस विल इंक्रीज द हार्ट बीट ऑल्सो। ठीक है, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ेगा यहाँ पर, राइट। सो दिस इज हाउ दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन अ मैन गोज़ अप हिल। तो उसकी रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसी होती है, सो इट इंक्रीजेज, द रेस्पिरेशन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन रेट है, दैट ऑल टुगेदर इंक्रीजेज। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 सेज व्हाट इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन एन इंसेक्ट। तो एक इंसेक्ट में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ पर होता है। ठीक है, तो इंसेक्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो आंखें बंद करके आंसर दे दो कि वो होता है ट्रैकिया से थ्रू स्पाइरिकल्स। ठीक है, थ्रू स्पाइरिकल्स। अब क्या होता है कि ये जो ट्रैकिया होता है ना, इट इज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्यूब्स होती हैं, और इन ये जो ट्यूब्स हैं ना, ये एब्डोमेन के
दोनों तरफ को खुलती हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे यहाँ पर आप ट्यूब्स देख रहे हो ना, इनकी ये एंडिंग्स हैं जिन्हें हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं, जो कि छोटे छोटे पोर्स हैं जो कि बॉडी के सरफेस पे आके खुल रहे हैं, ठीक है। तो यहीं से होता है गैसेस का मूवमेंट, गैसेस का एक्सचेंज, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाएगी, टिश्यू लेवल तक ट्रैकिया पहुँचेगा, और जब टिश्यू लेवल पर ट्रैकिया होगा तो वहाँ पर ये ऑक्सीजन दे देगा टिश्यूज़ को, और इन टर्न कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा उन टिश्यूज़ से। अब ये जो ट्रैकिया है, ये जो ट्यूब्स हैं, इन्हीं ट्यूब्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन छोटे माइन्यूट पोर्स तक पहुँचेगी, जिन्हें हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं, और स्पाइरिकल से वो बाहर डिफ्यूज़ हो जाएगी इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो दिस इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन इंसेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11. सो क्वेश्चन नंबर 11 says define oxygen dissociation curve. Can you suggest any reason for its sigmoid pattern? तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को हमें डिफाइन करना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जैसे कि आपको वर्ड ही बता रहा है कि हमने कोई तो कर्व बनाया होगा, तो ऑफकोर्स ग्राफ में ही बनाया होगा, तो वहाँ पर दो एक्सिस तो ज़रूर होंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस है हमारा, एक्स एक्सिस में हम प्लॉट करते हैं, हम लिखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mmHg, ठीक है। दूसरा जो हमारा वाई एक्सिस है, वहाँ पर हम लिखते हैं परसेंटेज सेचुरेशन, ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो कितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन जो है, मतलब हीमोग्लोबिन ने कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर भर ली है, कितना ज़्यादा वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से सेचुरेट हो चुका है। तो इन दो चीज़ों के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो इट इज़ बेसिकली अ कर्व ऑब्टेन्ड व्हेन द परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो दिस इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ऑक्सीजन, अब जैसे हम बोलते हैं कि ब्लड है, ब्लड में है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करती है, इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो जैसे ही ऑक्सीजन आती है तो बहुत सारी ऑक्सीजन जो है ये हीमोग्लोबिन अपने साथ बाइंड करना शुरू कर देता है। तो एक स्टेज आती है जिसे हम P50 बोलते हैं। दिस इज़ अ स्टेज जब 50% ऑफ द हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो दिस इज़ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। दूसरी चीज़ हमसे पूछी गई है कि ये रीज़न क्या है इसके सिग्मॉइड पैटर्न का। सिग्मॉइड पैटर्न क्या होता है, मतलब एस शेप कर्व बनने का रीज़न क्या है। तो अगर आप इसको देखो ना, तो ये ऐसा नहीं है कि ये जैसे हम एक और कर्व पढ़ते हैं ना, दैट इज़ अ जे शेप कर्व, जो कि कुछ ऐसे चलता है, ठीक है। धीरे 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 फिर एकदम शूट अप हो जाता है और फिर वो बढ़ता ही जाता है, उसका एक्सपोनेंशियल फेज ख़त्म ही नहीं होता है, विच इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब दूसरा जो हम कर्व पढ़ते हैं वो हम ऐसा पढ़ते हैं कि धीरे 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 बढ़ना शुरू होता है, फिर एकदम से एक वो एक्सपोनेंशियल फेज आता है, एंड देन वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और हमारे पास एक प्लेटू फेज आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द सिग्मॉइड फेज। तो इस फेज को अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें ना, तो क्या हुआ है, सबसे पहले क्या हुआ कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल था, ठीक है, एक हीमोग्लोबिन था, उसके साथ एक ऑक्सीजन आके बाइंड कर गया। अब जैसे ही इस हीमोग्लोबिन के साथ ये ऑक्सीजन आके बाइंड किया, वैसे ही जो दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसकी अफिनिटी इस हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के लिए या हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के लिए एकदम बढ़ जाएगी, एकदम शूट अप हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न कि एक ऑक्सीजन जैसे ही हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, फटाफट से बाकी सारे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो आके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करना शुरू कर देंगे, और वो क्या बना देंगे, दे विल फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो वैसे ही बहुत सारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बनता जाएगा, और फिर एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर पूरा का पूरा जो हीमोग्लोबिन है वो सेचुरेट हो चुका होगा ऑक्सीजन से, और अब हीमोग्लोबिन के पास वो कैपेसिटी नहीं होगी कि वो और ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करे या अटैच करे, ठीक है। तो उस टाइम पर हम ये प्लेटू फेज हमें देखने को मिलता है। अब क्या हुआ है, पहले तो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कैसा है, वो तो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जो सेचुरेशन थी हीमोग्लोबिन की वो भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक स्टेज ऐसी आई जहाँ पर पार्शियल प्रेशर तो ऑक्सीजन का बढ़ ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सेचुरेशन है हीमोग्लोबिन की विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अब वो क्या हो गई है, अब वो
कम होना शुरू हो गई या वो स्टेशनरी फेज पे आ रही है, मतलब अब बढ़ ही नहीं रही है, अब वो एक पॉइंट पे आके वो ख़त्म हो चुकी है. सो दिस इज़ द रीज़न फॉर द सिग्मॉइड पैटर्न ऑफ दिस ऑक्सीजन डिसोसिएशन curve. Now the question number 12. So question number 12 says, have you heard about hypoxia? Try to gather information about it and discuss it with your friends. तो वैसे तो ये आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन तो मेरी देनी भी बनती है. तो हाइपोक्सिया क्या है? वो एक कंडीशन है जहाँ पर हमारी बॉडी, पूरी बॉडी या फिर हमारी बॉडी का कुछ पार्ट जो है वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाता है. मतलब उस पार्ट को, हमारी बॉडी, पूरी बॉडी को या बॉडी के किसी एक दो पार्ट को या किसी एक हिस्से को ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होती है. सो दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड हाइपोक्सिया. इस कंडीशन में क्या होता है, एक तो अब वही बात है कि भाई अब चढ़ तो गए हैं हिल पे, ऑक्सीजन कम हो गई, अब क्या करेंगे, फास्ट ब्रीथ करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, रैपिड हार्ट रेट. अब हार्ट भी जल्दी जल्दी पंप करेगा कि बॉडी को ऑक्सीजन दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो ताकि वो नॉर्मल कंडीशन में आ सके. ठीक है, सो दैट इज़ अनदर सिम्टम. ब्रीदिंग जो है वो फास्ट हो जाती है और एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है. ठीक है, तो एंग्जाइटी तो भाई होगी अगर ऐसी कंडीशन आएगी. देन कॉजेज़ क्या है? तो सबसे पहला कॉज है कि जहाँ पर आप हो वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कम है. तो पहला तो यही रीज़न है. दूसरा ये है कि किसी तरह का कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गया है हमारी बॉडी में. ठीक है, तीसरा है कि हमारी बॉडी में अनीमिया है. देखो अनीमिया है तो मतलब खून कम है, खून कम है मतलब हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है मतलब कि ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए जो 97% ऑफ ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन ही कैरी करता है, अगर वो हीमोग्लोबिन ही कम हो जाएगा तो जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो तो सफ़र करेगा. ठीक है, एंड देन हार्ट प्रॉब्लम. अब देखो हार्ट इज़ ऑल्सो वेरी मच कनेक्टेड. वाई इट इज़ कनेक्टेड? क्योंकि ब्लड तो हार्ट से होके ही जाएगा, आएगा जाएगा हार्ट से होके ही. तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, हार्ट डिसऑर्डर्स, ये सारे बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं इन दिस कंडीशन कॉल्ड हाइपोक्सिया. ठीक है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप खुद गैदर करेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. नाउ द क्वेश्चन नंबर 13A पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन IRV एंड ERV. तो IRV क्या है? दैट इज़ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, तो IRV दैट इज़ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम है एयर का जो कि हम एडिशनली अंदर ले सकते हैं, मतलब ज़बरदस्ती हम अंदर ले सकते हैं एक नॉर्मल ब्रीद इन के बाद. ठीक है, वहीं पर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? इट इज़ दैट वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन. मतलब फोर्सफुली हम कुछ एयर जो है वो अपनी बॉडी से बाहर, अपनी लंग्स से या रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर निकाल सकते हैं. तो अगर हम IRV की बात करें सो इट इज़ अराउंड 2500 to 3000 ml और वहीं पर ERV दैट इज़ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज़ 1000 to 1100 ml. तो मैंने यहाँ पर डिफरेंस में ये जो चीज़ है, मतलब ये जो कैपेसिटी है, ये जो क्वांटिटी है, ये मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में सिर्फ यही पूछे जाते हैं. तो आपको हर एक का वॉल्यूम पता होना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, दैट इज IC एंड EC. ठीक है, सो दिस इज IC एंड दिस इज EC. ठीक है, सो IC इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन. तो आपने जैसे नॉर्मली आपने ब्रीद आउट किया, अब कितना वॉल्यूम है एयर का जो आप ब्रीद इन कर सकते हो, दैट इज़ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. वहीं पर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट ही है. कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप एक्सहेल आउट कर सकते हो आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन. ठीक है, सो दिस इज़ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है इट इज़ द टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV एंड इट इज़ टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV. सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये बहुत ज़्यादा जगह छोटी छोटी इक्वेशंस दी हुई हैं हमें इस चैप्टर में, और वॉल्यूम्स दिए हुए हैं, कैपेसिटीज़ दी हुई हैं. सो दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट, तो इनको ध्यान से समझ लेना है, पढ़ लेना है. नाउ द C पार्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी. सो इसको हम VC भी लिख सकते हैं, इसको TLC भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी ये वो वॉल्यूम है
टोटल वॉल्यूम है एयर का जहाँ पर हम ब्रीद इन करते हैं आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, मतलब हमने जानबूझ के ना जितनी भी हवा थी मतलब वो हमने एक्सपायर मतलब बाहर एक्सहेल आउट कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने कितनी एयर को ब्रीद इन किया, सो दैट इज़ द वाइटल कैपेसिटी। वहीं पर टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, ये वो वॉल्यूम है एयर का जो हमारी लंग्स जो है अकोमोडेट कर सकती हैं आफ्टर फोर्स्ड इनहेलेशन, ठीक है। मतलब फोर्सफुली इनहेल करके कितना खूब सारी एयर हमारी लंग्स जो हैं वो अकोमोडेट कर देती हैं, दैट इज़ द टोटल लंग कैपेसिटी, राइट। द नेक्स्ट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मेक्स द वाइटल कैपेसिटी। सो इफ आई राइट इट इन शॉर्ट, दैट इज IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मेक्स द वाइटल कैपेसिटी ऑफ आर लंग्स, ठीक है। कि हमने ब्रीद इन की, कितनी हवा हम अंदर ब्रीद इन कर पा रहे हैं आफ्टर फोर्स्ड एक्सहेलेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम टोटल लंग कैपेसिटी, हमारी लंग्स में कितनी हवा भरने की कैपेसिटी है, तो अगर हम उसको देखें तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले कि रिजर्व वॉल्यूम, अब जो हवा है अंदर वो तो है ही है, ठीक है, तो वो तो रहेगी। उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, थोड़ी सी हवा तो रिजर्व तो हर जगह रहता है, राइट, एक्सहेलेशन के टाइम भी। फिर टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो बेसिकली इसमें ना ऑलमोस्ट सारी ही कैपेसिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन वाइटल कैपेसिटी एंड द टोटल लंग कैपेसिटी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, सो द क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, जो अब तब से हम टीवी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। एंड फाइंड आउट द टाइडल वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ हेल्दी ह्यूमन इन एन आवर, ठीक है। तो सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम है क्या, ये वो वॉल्यूम है एयर का जिसे हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन में, मतलब जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो कितनी अंदर आ रही है या फिर कितनी बाहर जा रही है, या फिर और नहीं या फिर, ठीक है। देन इट इज़ अबाउट 500 ml, तो ये कितनी हवा होती है जिसे हम इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं, दैट इज़ जस्ट 500 ml, ठीक है। नहीं तो हम क्या 3-3 हज़ार भी पढ़ रहे हैं कैपेसिटीज़। नाउ अगर हम एक हेल्दी मैन की बात करें, हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें, नॉट मैन ऑल्सो विमेन, ठीक है, एक हेल्दी पर्सन की बात करें, सो दैट पर्सन कैन इनहेल और एक्सहेल अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर इन अ मिनट। तो अगर एक बार में 500 ml है, एक मिनट में, ठीक है, कितना है, अराउंड 6000 to 8000 हो गया, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं इसको 60 मिनट्स में निकाल दूं तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 60 से, ठीक है। सो दैट विल बी द टाइडल वॉल्यूम फॉर अ हेल्दी ह्यूमन इन एन आवर, सो दैट इज 36,000 to 48, sorry not 1000 but 3,60,000 and 4,80,000. So that will be the tidal volume for a healthy human being in an hour, ठीक है। ये भी दिस इज इम्पॉर्टेंट, तो ये वाला याद रख लो, ये दोनों, एंड फाइन रेस्ट यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई, ठीक है। जितना एक मिनट में है तो 60 मिनट्स में कितना होगा, बस 60 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मैथ्स, राइट। सो आई होप दिस ऑल द क्वेश्चंस दैट वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर आर क्लियर टू यू। तो चलिए बच्चों, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम नेक्स्ट चैप्टर के NCERT सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, और तब तक आप अपना ध्यान रखिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।